वेलकम टू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर से जुड़ चुके हैं ग्रेट हॉल में, जहां पे आज भी हमारे साथ कुछ नए बच्चे जुड़े हैं और जहां पे आज हम लोग फिर से एक बार आंसर राइटिंग की बात कर रहे थे। कल भी आपको एक क्लास मिली होगी जहां पे हम लोगों ने कोशिश की थी कि कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर किस तरीके से फॉर्मेट बनता है और आंसर राइटिंग किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आज एक बड़ा एक यूनिक सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत टैलेंटेड हैं और पढ़ा भी होगा आपने। बेसिकली आज बात करते हैं कि अगर इंडिया की ये जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। फॉर्मेट हम देख रहे हैं कि हम फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि देखिए आपके पास कितनी नॉलेज है वो तभी मैटर करेगी क्या आप उसको आंसर राइटिंग में अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आप स्मार्ट हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि सर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ड्यू टू बिकॉज ऑफ गांधी, ड्यू टू बिकॉज ऑफ पीडी जवाहरलाल नेहरू। एंड क्या अगर हम क्वेश्चन ऐसा देख लें कि इंडिया की इंडिपेंडेंस में ग्लोबल इवेंट का क्या हाथ था, थोड़ा एनालिटिकल कर लें। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन किया है तो मैं नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले आई वेलकम ऑल ऑफ यू द ग्रेट हॉल यूपीएससी सीएससी 2022-2023 क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। With Unacademy, you can go with the personal guidance, test analysis, expert guidelines, study material and study plans. Iconic subscription आप लेते हैं तो आपको properly guides किया जाएगा. And apart from that, here you can use my code SUHAIL10 to get a 10% of discount. And those who want to take a subscription for optional, they have to pay only 24,750. And please do subscribe our channel on Telegram called The Great Hall UPSC, so that you will get a अपडेट रिगार्डिंग माई क्लासेस एंड इवन जो बाकी की भी क्लासेस होंगी उसमें भी। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले। अब पहले जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मेंस में बैठे हुए और इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ गया, आप फील कीजिए एक बेटर तरीका होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहली चीज एक स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को। पहले तो ये मान लीजिए कि आपको ये एग्जामाइन करने के लिए पूरी तरीके से डिस्कस करने के लिए बोला है। इसमें से की पॉइंट जो है वो इंपैक्ट की बात कर रहा है। अब इंपैक्ट किस चीज की बोल रहा है, ग्लोबल इवेंट्स। ये हमारा पहला की पॉइंट है। ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आजादी पे ग्लोबल इवेंट का क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहां पे सिर्फ आपका आंसर जो है ना वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा, ग्लोबल। आप अननेसेसरीली वर्ड डाल नहीं सकते। तो ये पहला कीवर्ड 1, तो हम ऐसे लिखते हैं। दूसरा ये फिर से पूछ रहा है एंड, अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो इसने दो क्वेश्चन को एक ही करके पूछा है। आपके पास 150 वर्ड में आंसर देना पड़ेगा आपको। तो भाई ये तो बहुत उलझन वाला है कि सर अगर एंड भी यूज किया है उसने, तो वो चाहता क्या है कि आप बहुत छोटा करके एक अच्छा पॉइंट बना के एंड हाउ इंडिया इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज। तो ये अदर कंट्रीज का वर्ड ना दूसरा की पॉइंट है आपके पास। तो दो की पॉइंट है, उसमें दो की पॉइंट को आप ऐसे जोड़ के जल्दी डिस्कस कीजिए, एग्जामाइन कीजिए, क्रिटिकल कीजिए। क्या, ग्लोबल इवेंट्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड अदर कंट्री एज वेल। तो इस तरीके से चलेंगे ताकि आप, तो अगर आपको चेक करना होगा कि मेरा आंसर अच्छा लगेगा उसको या नहीं, तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि अगर आपके की पॉइंट्स मैच कर रहे हैं आपके आंसर से तो आपका आंसर सही होगा। आप पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे ग्लोबल इवेंट से, फिर हम लिखेंगे इंडिया। मतलब सवाल क्या है कि इंडिया को आजादी मिली ड्यू टू बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इवेंट्स। और फिर जब इंडिया आजाद हुआ तो इससे दूसरी कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने इंडिया से ये सीखा कि हमें भी आजाद हो जाना चाहिए। पहले हमने सीखा यूरोप से, और हमसे किस किस कंट्री ने सीखा है। मैं सब जानता हूं कि आप सब ये अच्छे से याद कर लेंगे और सबको ये आंसर पता होगा कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिकॉज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो हमारे पास बहुत रीजन है कि इंडिया की आजादी में ग्लोबल इवेंट्स कौन कौन से थे। एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड मेजर। लेकिन जैसे ही हमसे ये पूछा गया हाउ इंडियन इंडिपेंडेंस, कि भारत को देख के वो कौन से देश थे जो आजाद हुए, तो यहां आपका आंसर डगमगा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, मुझे लग रहा है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे, आप या देख रहे होंगे, आपके मन में भी यही सवाल होगा कि हाँ ये ऊपर वाला पॉइंट तो पढ़ा था, नीचे वाला कहां से यूपीएससी ने ढूंढ के लाया। इसीलिए कहता हूं ये बुक्स के अंदर से नहीं निकलता है, ये लिंक करना पड़ता है। अगर आपको ऊपर वाला पार्ट आ रहा है और नीचे वाला पार्ट नहीं है तो भी आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको बैलेंस। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सर आपने ये लिखा है कि 150 वर्ड्स में हमें आंसर पूरा लिखना है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया पे जो इंपैक्ट पड़ा वो पड़ा था सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन,
फिर उसके बाद पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद पड़ा था आपका रशियन रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर, इवन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सर अगर लिखेंगे तो कम से कम 2-3 पेज तो उसी के भर जाएंगे, तो 150 वर्ड तो खा जाएगा यही। फिर उसके बाद सर प्रॉब्लम ये है कि फिर हमें ये भी लिखना है कि इंडिया को देख के कौन से देश आजाद हुए, तो 150 वर्ड हो गया, 300 वर्ड। अब सवाल यहां पे ये बनेगा बेटा, अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे, आपको कोशिश क्या करनी है कि जो ग्लोबल इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहे, तो उसमें इवेंट के हिसाब से अमेरिकन रेवोल्यूशन को हम निकाल सकते हैं। क्यों? आप बोलेंगे कि सर ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन को अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक इंडिविजुअलिज्म पे है, उसका इतना प्रभाव, इतना इंपैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ा है। आप प्लीज मुझे करेक्ट करें, क्योंकि यहां पे इसलिए नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि वर्ड जो है वो 150 से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत, अगर यही क्वेश्चन 250 वर्ड के लिए हो जाता तो मैं अमेरिका लिख लेता, क्योंकि अब टाइम नहीं है तो हमें ज्यादा, तो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला था तो वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन रादर देन अमेरिकन। एक वो लिखूंगा। रशियन रेवोल्यूशन को लिखना ही लिखना है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन जो लेनिन का कंसेप्ट था, जिससे पीटी जवाहरलाल नेहरू ने 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट किया, तो उनको भी भूल नहीं सकते, उनके बारे में भी लिखना है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि शायद वो लिखेंगे तो 150 वर्ड पूरे नहीं होंगे। और एक चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, वर्ल्ड वॉर को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर था ग्लोबल इवेंट का सबसे टॉप मोस्ट, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेज लोग थोड़े से कमजोर हुए थे, और उसके बाद भारत ने उनसे आजादी, क्योंकि 1914 टू 1918 4 साल तक वो बिल्कुल वॉर में रहे। जब वापस लौट के आए तो इतनी इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी थी, और इंडिया को ये 4 साल जो मिले, और गांधी ने जिस 4 साल का यूटिलाइजेशन जो किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म जाग चुका था। तो ये वाला वर्ड तो आप स्किप ही नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर अगर मैं अमेरिकन रेवोल्यूशन लिखूं और वर्ल्ड वॉर को छोड़ दूं तो भी गलत है। सो आज देखेंगे कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज कैन बी सेड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। खत्म इंट्रोडक्शन में इतना। अब पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि बच्चा परेशान होगा कि इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत लंबा खींचा तो भाई 150 वर्ड आंसर है तो लिखोगे क्या। तो हम ये कहते हैं कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसमें सारी चीजें आ गई। अब देखिए बॉडी पार्ट में मैं कैसे करूंगा। बॉडी पार्ट में सीधे आप 1914 चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसके ग्रेटर इंपैक्ट से, और जो रशियन रेवोल्यूशन है या बाकी के जो इवेंट्स हुए छोटे मोटे, उनको हमें बाद में, क्योंकि हमें ये भी लिखना है कि इंडिया को देख के कौन आजाद हुआ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इवेंट 1914 है, तो मैंने 1914 से आंसर स्टार्ट किया। The first World War started in the 1914 had a great impact on the national movement in India. As this movement started in 1914, the British government were declared India as an ally, and आपको याद भी होगा, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया कि they dragged India into the World War first. India नहीं चाहता था World War में, but Indian people and resources were used in this war, and it created a great resentment among the Indians, especially when they were not even consulted before joining the war. पूछा ही नहीं कि भाई वॉर के लिए जाएं कि नहीं जाएं। तो मुझे लगता है इतिहास के सबसे बड़े पन्नों में से ये वो एक पन्ना था जिसने भारत को आजादी की ओर ले लिया, क्योंकि सारा पैसा सब कुछ लग चुका था। जब वापस, आपको एक और एग्जांपल भी बता देता हूं क्यों मैं इसका पॉइंट यूज कर रहा हूं। तो बिफोर 1914 टू 1918 अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ये बिजनेस किया करते थे वो वीट का बिजनेस, और वीट का बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था। अगर आप क्लास 10 की एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्न जो था, इन्होंने एक लॉ भी पास किया था, कॉर्न लॉ। अब हुआ क्या कि 1914 टू 1918 ये वॉर में बिजी रहे, तो जो बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में था वो भी खत्म कर दिया, ब्रिटिश लोग रहे नहीं, वहां पे अमेरिका ने अपना जो है इन्फ्लुएंस बना लिया। प्लस 1914 टू 1918 अमेरिका से इतना उधार ले लिया था, लोन लिया था, कि वो खत्म ही नहीं कर पाया। फिर इंडिया के अंदर वैसा वो सिस्टम नहीं जगा पाया जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका पहले था। लेटर ऑन मैं लिख सकता हूं कि ये एक बड़ा ये पॉइंट जरा डाल दीजिएगा ये, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, द इंपैक्ट ऑन इंडियन, दैट वाज द खिलाफत मूवमेंट। याद करिएगा कि टर्की के अंदर जब टर्की हार चुका था 1914 टू 1918, इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, खिलाफत मूवमेंट। उसका इंपैक्ट ये मिला कि इंडिया के मुस्लिम्स और हिंदू आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। अब यहां पे द ब्रिटिश वेर फाइटिंग अगेंस्ट द तुर्किश एम्पायर विच वाज रूल्ड बाय द खलीफा। इन इस्लाम खलीफा सबसे बड़ा हेड होता था,
और पूरे मुसलमानों का हेड, पूरे वर्ल्ड का एक खलीफा होता था, किंग नहीं, खलीफा, जिसके ऊपर एक मूवमेंट भी स्टार्ट गई थी. इट वॉज स्टार्टेड इन 1919 इन इंडिया, दैट वॉज खिलाफत मूवमेंट बाय द अली ब्रदर्स. तो खिलाफत का मतलब होता है खलीफा, नॉट अगेंस्ट. और वो भी एक इवेंट हम मान सकते हैं कि इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज द मुस्लिम हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द खलीफा. द इंडियन मुस्लिम जॉइनेड द खिलाफत मूवमेंट फॉर देयर डिफेंस ऑफ द टर्की अगेंस्ट द ब्रिटिश. इट वॉज अनदर what we can call it like a global event. Another event which we can add, that is the Home Rule League movement. अब आप बोलेंगे सर होम रूल लीग मूवमेंट तो इंडिया में स्टार्ट हुई. नो, होम रूल लीग मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो ये पहले इर्ष में स्टार्ट हो चुकी थी. ये एनी बेसन थी जिन्होंने इंडिया के अंदर, वो क्योंकि इंडियन नहीं थी, उन्होंने इंडिया के अंदर आके इसको स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक को अपने साथ जोड़ा और होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट कर दी. तो अगर ये ना होते तो क्या भारत आजाद होता, इस तरीके के पॉइंट. तो ग्लोबल इवेंट में ये इंपैक्ट डालेगा. मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एनी बेसन जॉइनेड द कांग्रेस इन 1914 एंड इससे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर भी रह चुकी हैं. In 1960, she along with the Bal Gangadhar Tilak started the Home Rule League movement. Then the Home Rule League demanded a self government to the Indians. अब ये भी एक हम लोग लिख सकते हैं कि एक ग्लोबल इवेंट था जिसका इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ा. इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एवरीबडी नोस कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था या स्टार्ट भी हो चुका था. तो इंडिया के सामने फिर से ब्रिटेन को अपने घुटने टेकने पड़े थे क्योंकि मदद चाहिए थी, रिसोर्सेज तो यहीं से मिलते. लेकिन इस बार इंडिया ने मना कर दिया था कि हम लोग आपका साथ नहीं देंगे. एंड एज ऑफ नाउ द लेबर पार्टी अंडर, अगर आपको याद होगा इटली वगैरह भी आ चुके थे, तो हैड कम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर. सो लिफ्टेड द बैन ऑन द कांग्रेस. कांग्रेस को फ्री कर दिया गया. एन इलेक्शन वे डिक्लेयर इन इंडिया विच पे द वे फॉर ए पावरफुल इंडियन लीडर टू कम बैक इन द गेम. क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको याद होगा 1914 वो अगस्त का ऑफर मुझे याद आता है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ऐसे मिशन आने लगे. तो इंडिया के साथ एक नेगोशिएशन चल रही थी कि चलिए हम बात कर लेते हैं. और ये समय क्लियर था जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी. तो अब पता चल गया था कि अंग्रेज अब ज्यादातर इंडिया में नहीं ठहर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुके थे. 2 वॉर में एक कंट्री लड़ेगी तो भाई उसके पास पैसा कहां से रहेगा. अब इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना वॉज इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट, पूरी तरीके से खत्म. दूसरी चीज, she was purely dependent upon other countries to borrow food and raw material for factories. अब भारत के अंदर वो जो फैक्ट्रीज उनको कमा के देती थी अब नहीं दे रही थी. क्यों? क्योंकि आपने इतना पैसा अमेरिका से उधार ले लिया था. 2 वर्ल्ड वॉर लड़के आए हैं. तो बेटा इसलिए मैं कहता हूं कि वॉर का कोई ऐसा हिस्ट्री के अंदर ये बड़ी अच्छी मिसाल है, हम लोग यूज भी कर सकते हैं कि ब्रिटेन जीत के भी हार गया. और यकीन मानिए कि अगर उसने 2 वर्ल्ड वॉर नहीं लड़े होते तो आज भी वही दबदबा देखने को मिलता. क्योंकि आप अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए. आपको लगा कि वॉर जीतूंगा तो कुछ नहीं हुआ. वॉर जीतने के बाद पहला पॉइंट कहता है कि इकोनॉमिकली खत्म हो गया. अब ये भी खत्म हुए, साथ में जर्मनी भी खत्म हो गया. इसीलिए बेटा सबसे बेस्ट वे है, आज भी मैं मानता हूं, अगर 2 कंट्रीज के बीच में कभी भी कंफ्लिक्ट होता है तो उसका वॉर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को लॉस होगा. इकोनॉमिकली लॉस दोनों का हुआ, जर्मनी का. अब अंग्रेज जीतने के बाद भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है इंडिया में रहने के लिए. लेटर ऑन द ब्रिटिश वेर फेसिंग सच ए ग्रेव प्रॉब्लम बैक होम, डोंट हैव द एनर्जी टू रिसोर्सेज टू होल्ड इंडिया. भारत को कंट्रोल करने के लिए कुछ था ही नहीं. अब कुछ बच्चे मुझे कहेंगे कि सर इसका मतलब है हमें आजादी खुद ही मिल गई, हमने तो मेहनत भी नहीं की. क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हो इसका मतलब तो यही लग रहा है कि ये लाचार हो चुके थे, ये भागना चाहते थे. हाँ मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है. लेकिन अगर ये भी कह दें कि लेटर ऑन पीरियड में ब्रिटिश अब मन भी नहीं बन रहा था कि भारत को अब शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाते. क्योंकि आप इकोनॉमिकली जब बहुत लो हो जाएं तो फिर लोग आपकी बात की अथॉरिटी भी खत्म हो. याद करें वो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था ना कि भाई जब तक पैसा हमारे पास नहीं रहेगा हमारी बात कोई मानेगा भी नहीं. तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि लास्ट के टाइम पे उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं रही. एंड दे थॉट इंडियंस हु वर डिटरमाइंड टू अचीव देयर इंडिपेंडेंस. अब यहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट, अब ये जरा देख लीजिए, कभी पढ़ा होगा आपने तो, कहते हैं कि अमेरिका ने ब्रिटिश को बहुत ज्यादा लताड़ना शुरू कर दिया था उस समय. आज भी हो रहा है. वैसे आज तो एक और भी न्यूज आ गई कि अमेरिका के साथ इस समय अब ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया और उन्होंने भी मना कर दिया कि हम लोग जो है अब चाइना नहीं जाएंगे और ये जो अपना ओलंपिक्स हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. उसके बाद ब्रिटिश ने भी उनके साथ ज्वाइन कर लिया, बोला हम भी अभी किसी एथलीट को वहां नहीं भेजेंगे. आप उसमें जो उन्होंने एक लाइन लिखी है जरा वो कोट कर लीजिएगा.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज इज द रीजन। अब ये कहां तक सही है, क्या है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की कि इन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया और हमें नहीं लगता है कि ये सेफ कंट्री है जो किसी को राइट प्रोवाइड नहीं कर सकती। अभी इसके ऊपर और भी होगा, लेकिन अभी तक तो यही कंफर्मेशन मिली है। अब अमेरिका गवर्नमेंट ये कहती है ब्रिटेन हम एलाइड थे, हमने वॉर इकट्ठे लड़ी और हमें बेइज्जती हो रही है पूरे देश के अंदर, आपने भारत को गुलाम बना के रखा है, उसको आजाद कर दो। तो मैं भी चाहता हूं कि अमेरिका को आज पता चले कि उन्होंने हमसे क्या कहा था, और तभी वो कहते हैं ना कि अमेरिका को कोई परमानेंट एनिमी भी नहीं है और परमानेंट दोस्त भी नहीं है। यहां से वो पता चलता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट प्रेशराइज ब्रिटेन टू ग्रांट इंडिया इट्स ड्यू इंडिपेंडेंस, आजादी दे दो, किसी हाल में भी दे दो, बिकॉज द एलाइड पावर स्टूड फॉर द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। वो कहता है कि हमने जंग इसीलिए लड़ी थी कि हम सबको आजाद कर दें। अब ये बात कहां तक सही है, अब आप मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी मांगेंगे कि सर आज तक तो हमने हिस्ट्री में ये पॉइंट नहीं पढ़ा। और बेटा पढ़ेंगे आप लोग अब जब स्टैंडर्ड टाइप की बुक्स, क्योंकि आप लोग जल्दी में रहते हैं तो ऐसे पॉइंट्स हमेशा बड़े इंटरलिंक करके आते हैं, ऐसे नहीं। तो आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया था ब्रिटेन को कि जल्द से जल्द आजादी दे दो। फिर सवाल यही बनता है कि सर फिर तो आजादी खुद ब खुद मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है, बैलेंस अप्रोच करके आंसर देना पड़ता है। उधर से एक और चीज थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वॉज इन्वॉल्व इन कोल्ड वॉर, सिविल वॉर चल रहा था, घर की लड़ाइयां खत्म ही नहीं होती थी। इन सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैड ब्रिटेन नॉट ग्रांटेड इंडिया हर इंडिपेंडेंस, रशिया कुड ऑलवेज पॉइंट आउट दे। अब रशिया क्या कर रहा था कि रशिया, हाँ आपको याद होगा, रशिया वॉज लाइक सोशलिज्म। तो रशिया उनको हर मीटिंग में यह कहता था कि द बेस्ट पार्ट अगर किसी जगह है वो है सोशलिज्म। और ब्रिटेन की वजह से हमेशा उनको सुनना पड़ता था कि आप वही लोग हो ना जिन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा है। तो वो क्या यूज करते थे वर्ड, हैड ब्रिटेन नॉट ग्रांटेड इंडिया हर इंडिपेंडेंस, रशिया कुड ऑलवेज पॉइंट आउट द हिपोक्रेसी अडॉप्टेड बाय द एलाइड पावर्स। वो कहते थे तुम वही लोग हो ना जिन्होंने कॉलोनाइज करके रखा हुआ है। तो ब्रिटेन को हर जगह ये सुनना पड़ता था, एंड फाइनली दे सेड लाइक बेटर है कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे ही दे। अब प्लीज मैच कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीडर्स की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप बिटरनेस टुवर्ड्स द इंपीरियलिज्म, एक वो भी हो गया। दे स्टूड फॉर द राइट, इक्वालिटी, जस्टिस फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रॉम एवरीवेयर दे स्टार्टेड ग्रांटिंग इंडिया द कॉलोनी इंडिपेंडेंट वुड इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन एंड दस क्रिएटेड ए वेलफेयर। इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, अब सब जानते हैं कि रशिया का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा है, क्योंकि लेनिन बहुत ज्यादा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में बिलीव करते थे। कार्ल मार्क्स की वो थ्योरी अभी याद आती होगी आपको कि सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है कंट्री का तो वो इंपीरियलिज्म है और कैपिटलिज्म है। एक वो भी हम लिख सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स व्यू डाल सकते हैं, मैं ये डाल सकता हूं कि रशिया भी एक इंपॉर्टेंट था। अब इंडियन इंडिपेंडेंस ने किस तरीके से दूसरी कंट्रीज को आजाद किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शायद आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। हमें देख के और लोगों ने जो इंस्पायर हुए थे, हमने वर्ड शुरू किया था डीकॉलोनाइजेशन। सबसे पहले हमने इस कॉलोनीज को खत्म किया, और हमें देख के ऑल ओवर बाय वर्ल्ड 1950 द ओल्ड कॉलोनीज, सेम अफ्रीकन कॉलोनीज, क्योंकि वो भी हमारे साथ हैव दे लॉस्ट द फोर्स, इट हैज अ हिस्टोरिकल रेलेवेंस टुडे इवन। अफ्रीका की कंट्रीज ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टेड लाइक ए कैटलिस्ट फॉर अदर कंट्री टू डिमांड ए फ्रीडम। उन्होंने भी आजादी मांगी। द ब्रिटिश हैड टू लूज द कॉलोनीज टू रिड्यूस देयर वंस माइटी किंगडम टू बी ए हम्बल आइलैंड्स, जो बड़े बड़े। तो हमें आजादी दी, तो हमने दूसरे लोगों को भी बताया आप भी आजादी मांगो। इसमें सबसे बड़ा नाम आपको द चेंज वाज मोस्ट स्ट्राइकिंग इन अफ्रीका। फ्रांस ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू द ऑलमोस्ट ऑल इज अफ्रीकन कॉलोनीज इन अ सिंगल ईयर। 1916 Britain more gradually from 1957 to 1965 Libya got the independence, Ghana got the independence, Morocco and Nigeria got the independence. It is all because of Indian independence. हम आजाद हुए, हमें देख के इन लोगों ने भी, तो बेटर ये भी है ना, हम अगर फ्रांस को देख के आजाद हुए, रशिया को देख के आजाद, तो लीबिया, ये बाकी जितने देश आज जो अफ्रीकन में आपको दिखते हैं, तो ये हमें देखे। इवन तो लीबिया का वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे वहां पे, और इसमें दो चेंज अगर देखेंगे आप, कि ये कहता है कि फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, दोनों ने भारत को आजादी के बाद, जब इंडिया आजाद हो गया, और आपको प्राउड फील होना चाहिए कि इंडिया को देख के भी कितने देश आजाद हुए, उसके बाद भी अब बांग्लादेश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक होगा। द इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट ऑन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आल्सो, बर्मा, म्यांमार जो आज बना है, इंडोनेशिया हमें देख के आजाद हुआ है। सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल गिव द आइडिया फॉर नॉन वायलेंस। लेकिन जो हमने देशों को सिखाया, हमने ये कहा था उनको कि आजादी चाहिए ना,
नॉन वायलेंट तरीके से ले लो, जो गांधी जी ने यहाँ किया। हमने मजबूर कर दिया उनको कि यार निकलो, लेकिन मारने की जरूरत नहीं थी। एंड टू द वर्ल्ड इंस्पायरिंग द लीडर एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, याद करिएगा हमने मार्टिन ल्यूथर जैसे, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को इंडिया की वो अथॉरिटी और वो सिखाया कि भाई आजादी किसे कहते हैं। अगर हमने रशिया से सीखा या फ्रांस से या अमेरिका से सीखा, हम एग्री कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं गांधी जी के थॉट अभी भी इन देशों ने अपनाए थे। अफ्रीका के अंदर आपको याद होगा कि डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट खत्म करने के पीछे गांधी जी का बहुत हाथ है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी को ही किया गया, स्वामी विवेकानंद, बाकी लोगों को यूज किया गया, राजा राम मोहन राय को यूज किया गया, तो ये शो करता है कि आपके अंदर भी वो कैलिबर था। कंक्लूजन में यही लिखूंगा आप अपनी तरफ से कि गांधी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द वर्ल्ड। वाह क्या बात है, क्योंकि शब्द ही नहीं है तो क्या मेजर करेंगे। ही अलोंग विद अदर फ्रीडम फाइटर, ये भी मैं मेंशन कर रहा हूं कि और भी फ्रीडम फाइटर थे, ऐसा नहीं है। कंपेल द ब्रिटिश टू लीव इंडिया, हिज पॉलिसीज एंड एजेंडा वेयर नॉन वायलेंट एंड हिज वर्ड वेयर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस। क्योंकि हम एक क्वेश्चन में अंदर डाला गया ना कि औरों के लिए इंस्पायर थे। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिकेम अ लाइट हाउस, एक रास्ता जैसा बन गया फॉर द पीसफुल फ्रीडम फाइट इन द वर्ल्ड। और जिन्होंने हमारे बाद आजादी ली बड़े पीसफुल तरीके से, क्योंकि हमने भी अपनी आजादी को बड़े प्यार से मांगा था। दिस इज द वे यू राइट योर आंसर, बट ये तभी पॉसिबल है बेटा, ये एक दिन में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आर्ट है, सीख सकते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से आंसर। और अगर मैं चाहूं तो मैं बहुत सारी और चीजें भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन वही बात है ना कि यूपीएससी को क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके के कंटेंट आपको फिर से शेयर करता रहूं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है, आप मुझे टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं और आप हमारे क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां पे आप अपने टीचर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो। हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, यूपीएससी CSE 2022-2023 द ग्रेट हॉल। और इसी तरीके से इंस्पायर, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को बता रहा हूँ, कीप योर कंटेंट लेस, गो फॉर द मोर रिवीजन, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।